सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी 19वें एशियन गेम्स में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका गोल्ड मेडल। तो प्रश्न की हम बात करें उससे पहले बिल्कुल बेसिक जो इसकी जानकारी है मैं हर बार आपको रिवाइज कराता हूँ, एक बार उसे करते हैं। जैसे कि हम बात करें एशियन गेम्स 2023 की, कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। अभी 8 अक्टूबर तक ये चलेगा और इसे कौन होस्ट कर रहा है? चाइना के हांगजाओ में हो रहे हैं और इसमें भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रहा है अमूल। और इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जो कि मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं और लवलीना बोर्गोहेन जो कि बॉक्सर है। और प्रश्न की बात करें तो अभी भारत की स्क्वैश टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके गोल्ड जीत लिया। और आप देख सकते हो ये एशियन गेम्स में हमारा 10वां गोल्ड है। अब 10 गोल्ड हमारे पास किस किस में आए मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला गोल्ड शूटिंग में आया था 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में। दूसरा गोल्ड महिला क्रिकेट टीम लेकर के आई थी, और अगर पूछे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराया था? श्रीलंका को हराया था। तीसरा घुड़सवारी में आया था। फिर सारे के सारे ये शूटिंग में आए। शूटिंग में 5th कॉर लेकर के आई 50 मीटर राइफल इवेंट में। शूटिंग में ही महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट लेकर के आई गोल्ड। शूटिंग में ही मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड आया। शूटिंग में ही पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड लाई। शूटिंग में ही पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम गोल्ड लेकर के आई। और फिर टेनिस में हमारे पास गोल्ड आया मिक्स्ड डबल इवेंट में। कौन लेकर के आए? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। और ये अभी 10वां गोल्ड हमारे पास आ गया। और आप देखोगे जब भी इसमें गोल्ड मेडल आ रहा है, बार बार मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और ये बेसिक जानकारी मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्योंकि बार बार इन चीजों को पढ़ोगे तो ही आपको ये याद होगी। क्योंकि एकदम से एक ही बार में चीजें सारी पढ़ने लगोगे ना तो फिर बहुत सारा बड़ा बड़ा लगेगा। अब जब ये खत्म हो जाएंगे गेम्स, जब मैं आपको कराऊंगा तो आधी चीजें तो आपको वैसे ही याद होगी। कुछ इतिहास भी देखते हैं इसका, जैसे कि पहला एशियन गेम्स ये 1951 में हुआ था नई दिल्ली में। अब खुद फील करो ना, ये चीजें तो आप आराम से बता दोगे। जैसे पिछले वाला 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में, बिना देखे आप बता रहे होंगे, बोल रहे होंगे। 2023 वाला भाई 4 साल में होता है तो 2022 में होना था, तो ये 2022 वाला ही है जो 2023 में हो रहा है चाइना के हांगजाओ में। और अब 2026 वाला होगा जापान में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में कहां पर आयोजित उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख में उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब सबसे ऊंचाई पर ये जो आयोजन हुआ उसने, कि ये फैशन शो भाई सबसे ऊंचाई पर हुआ है इस मामले में। तो ये जो फैशन शो है कितनी ऊंचाई पर हुआ? 19,024 फीट की ऊंचाई पर। कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख में आयोजित हुआ ये। इसमें 16 देशों के मॉडल ने हिस्सा लिया। और वैसे आप जानते ही हो उमलिंग ला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। आपको याद होगा अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ऊंची मोटर सड़क बनाई थी। कहाँ पे? यहीं पे बनाई थी। और इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये कहाँ पे बनेगा? लद्दाख में, लद्दाख के न्योमा में। दुनिया का सबसे रेलवे आर्क ब्रिज ये कहाँ पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी कैप्टन शिवा चौहान। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के ताशिंग में। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल अगर पूछूं तो वियतनाम में बना, जिसका नाम व्हाइट ड्रैगन है। इसकी लंबाई है 632 मीटर। अब बात यहाँ पे लद्दाख की भी है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अभी नए बन गए, बीडी मिश्रा उनका नाम है। और अभी लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे खोला गया? कारगिल में। और अभी भारतीय सेना ने अग्नियास्त्र 1 एक्सरसाइज का आयोजन किया था लद्दाख में ही। और आपको याद होगा टाइम्स की 2023 के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था, जिसमें एक तो उड़ीसा का मयूरभंज था और दूसरा लद्दाख था। और लद्दाख में शिंकुला दर्रा है, वहां पे शिंकुला टनल बनाया जाएगा जिसकी लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर। वैसे ये जो शिंकुला दर्रा है ना, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और भारत का पहला डार्क नाइट स्काई सेंचुरी ये बनेगा लद्दाख में ही। और याद रखना, लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी साइट यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल ये बना था याया तसो झील। ये जो याया तसो झील है इसे लद्दाख में पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है।
और अभी इस साल के स्टार्टिंग में जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था लेह लद्दाख में, उसको जीता किसने था? आईटीबीपी ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। और लद्दाख का स्टेट एनिमल ये स्नो लेपर्ड बना हिम तेंदुआ, और यहाँ का राजकीय पक्षी बना काले गर्दन वाली क्रेन। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो ई कैबिनेट सिस्टम, या यूं कहूं कि पेपरलेस कैबिनेट शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा था फिर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अब ये चौथा बन गया त्रिपुरा। अच्छा, इसी तरह से कुछ पॉइंट्स मैं आपको और याद दिलाऊं तो याद रखना, ई विधान आवेदन लागू कर नागालैंड की विधानसभा ये पहली पेपरलेस विधानसभा बनी थी। और भारत का पहला कागज रहित न्यायालय कौन सा बना? ये बना है केरल हाईकोर्ट। और पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तर प्रदेश। 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी थी दुबई सरकार। तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स। बाकी बात यहाँ पे त्रिपुरा की है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की मूल भाषा क्या है? कोकबोरोक। और खर्ची पूजा ये यहाँ का हिंदू फेस्टिवल है। खर्ची पूजा हो गया, केर पूजा हो गया। अच्छा, एक त्रिशूर पुरम फेस्टिवल भी याद रखना। आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। त्रिशूर से आप कर दोगे तो त्रिपुरा आंसर होगा, लेकिन त्रिशूर पुरम फेस्टिवल ये केरल का है। और अभी त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे AK सिंह। और अभी त्रिपुरा ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। और अगर आपसे पूछे कि एक संशोधित जैव गांव बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा ये किस देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश आंसर होगा। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। ये हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस बार ये आ रहा है 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को मना रहे हैं हम वर्ल्ड हैबिटेट डे। थीम क्या है इस बार की? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। वैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं, आपको पता है। और 2 अक्टूबर को इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी मना रहे हैं। और आवास से आपको 2 योजनाएं याद आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो शुरू हुई थी कब? 2016 में। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करेंगे तो वो शुरू हुई थी 2015 में। और अभी आपको याद है 1 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो अक्टूबर के ये 2 डे हो गए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा मोहम्मडन SC। तो अभी मोहम्मडन SC ने किशोर भारती स्टेडियम में कोलकाता फुटबॉल लीग 2023 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट्स को हरा करके लगातार तीसरी बार ये खिताब जीत लिया है। और मोहम्मडन के स्टार स्ट्राइकर हैं डेविड लालहनसांगा। ये लीग के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। मतलब यूं समझो, पूरे साल भर में फुटबॉल से संबंधित जितने भी आपने करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े हैं वो सारे हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, अभी 132वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता था? जो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो इसको जीता है मोहन बागान ने, ईस्ट बंगाल को हराया था। और अभी 76 नंबर की जो संतोष ट्रॉफी हुई थी उसको कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। बाकी अभी जो इंटरनेशनल फुटबॉल कप का आयोजन हुआ था ये भुवनेश्वर में हुआ था, इसको भारत ने जीता लेबनान को हरा करके। और अभी 2023 में फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये अर्जेंटीना में हुआ था, इसको उरुग्वे ने जीता इटली को हरा करके। और 2023 में जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था तजुनी, और इसको जीता स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके। बाकी अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था उसका 22वां संस्करण था, कतर में हुआ था और मैस्कोट लाइव था। अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके, और इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट अवार्ड मिला था किलियन एम्बाप्पे और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को। और याद रखना, जो अगली बार 2026 में होगा वो 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसके अलावा 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होने हैं?
ये इंडोनेशिया में होने वाले हैं, पहले ये पेरू देश में होने वाले थे। और अगर बात करें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ, ये भूटान में हुआ था। इसको भारत ने जीत लिया बांग्लादेश को हरा करके। उसके अलावा आपको याद है 2022-23 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था मनीषा कल्याण को, जबकि मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था लालियान जुआला यांगटे को। बाकी फीफा की अगर बात करते हैं, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। इन सब का संबंध आपके फुटबॉल से है। अच्छा, एक नेहरू कप भी याद रखना, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। लेकिन अगर नेहरू ट्रॉफी आपके एग्जाम में आता है तो ये किसकी है? ये नौका दौड़ की प्रतियोगिता है जो केरल में आयोजित होती है। ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने साथ में बता दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो 2023 में जितने भी फुटबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। और अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो आपको बता दूं, इनका क्विज भी आपको मिल जाएगा, वहां पे आप आराम से टेस्ट लगाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आपके छोटे से प्रयास से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और उसका आउटपुट आपको आपके सेशन में नजर आएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रही PET46 क्या है? तो आंसर होगा एंजाइम। तो अभी जर्मनी के कील यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एक एंजाइम की खोज की है जो आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले PET प्लास्टिक को लगातार तोड़ने में सक्षम है। PET मतलब पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। ये एक सामान्य प्रकार की प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो एंजाइम खोजा है जो प्लास्टिक को खाता है या यूं कहूं कि उसे तोड़ता है, उसे PET46 नाम दिया गया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सैन्य उपग्रह है नूर 3, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो नूर 3 ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। नूर का मतलब होता है प्रकाश, और अभी इसको लॉन्च किया ईरान ने। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, नूरी ये किसका उपग्रह है, सैटेलाइट है? पहले हम यहाँ पे ईरान की बात करते हैं। तो ये रहा मैप में ईरान। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान है और इसकी करेंसी क्या हो गई है? तोमान। प्रेसिडेंट है इब्राहिम रायसी। और आपको याद होगा कुछ समय पहले ईरान ने फतह नाम से अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का भी दावा किया था। और उससे पहले ईरान ने खेबर नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। आपको याद है अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश बना था ईरान, 9 नंबर का। रामसर स्थल ये आपको ईरान में मिलेगा, जहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 में, वेटलैंड संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसलिए आर्द्र भूमि दिवस आप, वेटलैंड डे आप 2 फरवरी को ही मनाते हो। अच्छा, ये एक स्टैटिक प्रश्न और बनेगा कि ईरान की सीमा किस झील से लगती है? तो आंसर होगा कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। चाबाहार बंदरगाह ये आपको पता है ये ईरान में है, इसे भारत ने बनाया। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सह्याद्री। तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ और इसमें भारत के INS सह्याद्री जहाज ने हिस्सा लिया। ये 20 और 21 सितंबर को हुआ था। INS सह्याद्री की बात करें तो ये स्वदेशी निर्मित है, मतलब भारत में बना है। कहाँ पे बना है? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई में। इसे प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। अच्छा, आपको याद होगा इसी साल जून जुलाई की बात है, भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में भी एक पहला त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था ओमान की खाड़ी में। उसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज ने हिस्सा लिया था? INS तरकश ने। यह भी ध्यान रखना। वैसे INS विक्रांत आप जानते ही हो, ये हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक बोट है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? कोच्चि से। INS अर्नाला हमने पढ़ा, पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, एंटी सबमरीन शिप है ये। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? चेन्नई से। और INS विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A का 6वां नंबर का ये शिप था और 7वें नंबर का भी अभी लॉन्च कर दिया गया, उसका नाम महेंद्रगिरी है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, समुद्र शक्ति होती है, गरुड़ शक्ति होती है। और वैसे इंडोनेशिया भी आपको याद होगा, कई बार हमने पढ़ा है कि
जो G20 समिट है ये पिछली बार इंडोनेशिया में हुआ था, अभी तो भारत में हो रहा है। और अभी आसियान समिट ये कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया की नई कैपिटल है नूसंतारा, बोर्नियो द्वीप पर है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, मालाबार एक्सरसाइज पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुई, जिसमें क्वाड देश हिस्सा लेते हैं। क्वाड में 4 देश होते हैं ना, पता है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार किसने शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा इरडाई। तो इरडाई ने कहा है कि वह 1 जनवरी 2024 से अपनी तरह का पहला ऑल इन वन किफायती बीमा उत्पाद बीमा विस्तार को लॉन्च करेगा। और इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति एक बीमा पॉलिसी खरीदेगा और उसे कई तरह का लाभ मिलेगा, जैसे कि जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और संपत्ति के लिए कवरेज उसे मिलेगा एक बीमा पॉलिसी खरीदने पे। तभी तो इसे कहा ऑल इन वन, एक ही में सभी लाभ। जैसे कि इसमें जीवन और दुर्घटना के लिए 2 लाख रुपए का, संपत्ति के लिए 1 लाख रुपए का, और अस्पताल में अगर कोई भर्ती है तो प्रतिदिन 500 रुपए का कवरेज मिलेगा। इरडाई की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो गई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। किस समिति की सिफारिश पे? तो आंसर होगा मल्होत्रा समिति। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? देबाशीष पांडे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, संकल्प सप्ताह कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आकांक्षी ब्लॉकों से। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। और इस कार्यक्रम का आयोजन ये कब से कब तक? 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। और इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना। और इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि 19वीं एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से। फिर आपसे पूछा किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला? रेक्सियांग झांग को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया 1 अक्टूबर को। और अभी आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? रशिया में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने KN शांत कुमार। और 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ भारत में, भारत के नई दिल्ली में। और अभी CII की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में टॉप पे रहा बेंगलुरु। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक का निधन हो गया, नाम है अश्विन दानी। और अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है TCS। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर भी जरूर करना भूलना मत। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था कि इस देश के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस 2023 पे मुख्य अतिथि थे। तो आंसर होगा इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।